नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन जी, और उनसे हम बात करेंगे थोड़ी सी सीपेक के बारे में और थोड़ी सी चीन के बांग्लादेशी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और क्या से क्या हो गया, यानी कि इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। ये आरंभ करने से पहले हम आपको याद दिला दें हमारा जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024, और उसके रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं। और यहाँ पर आप इस बार हमने एक राउंड टेबल का भी प्लान किया है। थोड़ा सा मैं अनुरोध करूंगा जनरल नारायणन से कि थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम उनकी भी हेल्प ले रहे हैं डिजाइन करने में इस बार। हाँ बिल्कुल सर, यानी ये जो आप जो करने वाले वो तो मैं तो सबसे कहूंगा कि यार खुल के आप आइए, सब्सक्राइब करिए। जो एनुअल प्रोग्राम है ऐसा, जो आप राष्ट्रवादी लोगों का गठन आपको और कहीं नहीं मिलेगा भारत में। मैंने कहीं नहीं देखा है। कुछ लोग अभी कोशिश कर रहे हैं इस तरह की शुरू करने के लिए, लेकिन पाथ ब्रेकिंग दीक्षित जी का है। और आपको समझने में और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई करने के लिए आपको काफ़ी समय मिल जाएगा, क्योंकि आपके मेन हॉल में भी डिस्कशंस होंगे, अलग से भी राउंड टेबल डिस्कशंस हैं, और जो किसी से आपको मिलना है उनसे मिलने के लिए भी आपको जगह दिया हुआ है। ऑथर से जो स्पीकर्स हैं उनसे मिल के उनसे बात करने के लिए भी समय है। तो ये काफ़ी अच्छा है जो एनुअल इवेंट होने वाला है। इसको मैं तहे दिल से आप लोगों से बोलूँगा कि प्रार्थना है कि खुल के आइए। बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो काफ़ी पारदर्शिता मिलेगी आपको यहाँ पे जब ये बात करेंगे कि हमने आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं आज के विषय वस्तु पर। और सबसे पहले तो हम पूछेंगे, सर ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? ये अटैक सीपेक पे है या पाकिस्तान पे है? और हम लोग 6 महीने पहले ही कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है साहब, पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अभी तो बता रहे हैं आधा बलूचिस्तान चला गया। मैं तकरीबन 1.5 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टूट रहा है। मैंने इसको दिया था लफ्ज सोमालियाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सोमालिया जो जगह है एक बिल्कुल ऑटोनोमस है, एक कंटेस्टेड है, और एक जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत उसका रिट चलता है। पाकिस्तान भी उसी तरह से है। एक जगह है पंजाब और जो सिंध है वहाँ थोड़ा रिट चलता है। बलूचिस्तान और आपके पीओके वो थोड़ा कंटेस्टेड चल रहे हैं, बलूचिस्तान में ज़्यादा है। केपी में तो उनका रिट चलता ही नहीं, केपी में उनका रिट बिल्कुल चलता नहीं। तो बिल्कुल सोमालिया टाइप का इनका जगह है कि वो कंटेस्टेड थोड़ा चल रहा है बलूचिस्तान में, ये सब तो उस तरह से है। और प्रॉब्लम ये है, पैसे है नहीं, और अपने आप को कंगाली कर दी है सीपेक में। सीपेक इज द फॉन्ट ऑफ पाकिस्तान पेन्यूरी जो कहते हैं, बिल्कुल मतलब कंगाली हो गई है, उनके पास पैसे नहीं है। हम आई टेक माई माइंड बैक 65 वॉर जब हुआ था, और हम काफ़ी वीट और राइस वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते थे, खास करके यूएस से। उन्होंने काफ़ी डिले कर दिया था, तो एक लफ्ज बना था वहाँ पे, फ्रॉम शिप टू टेबल। और अभी पाकिस्तान का बना है फ्रॉम ट्रांशे टू ट्रांशे। एक ट्रांशे आ गई तो कुछ आ गया, आ नहीं है तो घास खा लो। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। तो कोई छोटा सा स्लाइड मैंने बनाया था 2-3, उससे मैं समझाऊंगा कि इनको दिक्कत क्या हुई है। कि
ये जनरल राइट साइड पे मैप दर्शा रहा है क्या है, अगला वाले में मैं समझा दूंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गए, क्यों है। ये बड़ा सा जो है पूरा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट सारा कुछ दिया है, रोड, रेलवे लाइन। मेन चीज हमको जो देखना है, रेलवे वाला तो कैंसिल हो चुका है। सब काफी कैंसिल हो गए सर। तकरीबन ओनली 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैव बीन डन। फेज 1 हुआ है इनका, फेज 1, फेज 2, फेज 3 था। फेज 1 में भी आधे, मुश्किल से आधा कुछ हुआ है। फेज 2, फेज 3, तो फेज 2 तो अभी जून में साइन किया है, वो तो अब देखते हैं। पंगा ये है ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि अभी ये 55 बिलियन का वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बनाया था कि मई 2017 में 55 बिलियन था, लेकिन अभी 7 to एक रिपोर्ट कहता है 62 बिलियन जो मेरिक्स का है। जो चाइना का वेबसाइट होता था अभी उसमें काफी इंफॉर्मेशन गायब है, मिल नहीं रहा है। वो अभी भी वन बेल्ट वन रोड बोलता है, ईदा ईलू, ईदा विच इज वन बेल्ट वन रोड, वो 72 बिलियन तक गया हुआ है। तो उसके डिटेल्स है नहीं। मेजर प्रॉब्लम है पावर का। एंड आई टेल यू फक्कड़पंती कहां पे हुआ है। चाइना ग्रीन होना चाहता है, वो काफी उसके कोल के अपने पावर प्लांट्स हैं, वो बंद कर करा के रिफर्बिश करके यहां पे लगा रहा है पाकिस्तान में कि मैं ग्रीन हो जाऊंगा। पाकिस्तान में पूरा कोल का लगा रहा है, और कोल इंडिया से नहीं ले रहा, पाकिस्तान खुद का नहीं ले रहा, वो लेके आ रहा है कोल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान हैज ए ऑलरेडी 22 गीगावाट्स का पावर ग्रिड ऑलरेडी बना हुआ है। इनके खुद के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था, दे सेड कि 2040 तक इनको ओनली 28 गीगावाट चाहिए, मतलब इंक्रीज ऑफ 6 गीगावाट्स। जब चीन आया ये सोचे कि अपने 22 गीगावाट्स को ठीक करेगा, क्योंकि वो केवल 11 तक दे रहा था, उसको रिपेयर कर देंगे और 6 और जोड़ेंगे। उन्होंने उस पर हाथ नहीं लगाया, वो लेके आ रहे हैं अपने बंद किए हुए, उसको रिफर्बिश करके यहां डाल रहे हैं, तो 34 और डाल रहे हैं। तो वहीं पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई ये 34 एक्स्ट्रा किसके लिए है, जब पाकिस्तान पूरा को तो 28 ही चाहिए, ये एक्स्ट्रा 34 है। अच्छा, नेक्स्ट एक इनको गोली दे दी थी कि आप पाकिस्तान में 2.3 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड। उसमें वो गलत नहीं है, 2.3 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, बट दे डिडंट से पाकिस्तानी इसको जॉब होगा ना, चाइनीज जॉब्स वर क्रिएटेड। हाँ, पाकिस्तान में 2.3 मिलियन चीनियों को जॉब मिला है। इनके खुद का 12 कोर कमांडर 2018 में कहा था अगेंस्ट द सीपेक कि हमारे साइड में हमको क्या मिला सीपेक से, कि हम चाय की दुकान खोलेंगे और इनके ट्रकों की पंचर रिपेयर करेंगे। यही मिला है पाकिस्तान को। दिस इज देयर 12 कोर कमांडर। वो तो पुरानी एक्सपर्टीज है, उसमें दिक्कत क्या है। नहीं, अभी जब ये पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, पाकिस्तान हैड ए एमएसएमई व्हिच वाज वेरी गुड अपने केबल्स वगैरह का। तो केबल्स वगैरह तो इन्हीं से, किसी से नहीं लिया, सब कुछ चीन से आ रहा है। तो यहां पे इनको दिक्कत आ गई है और इस कगार में आए हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स फेज 1 में 14 होने थे, 10 हुए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है 27 ऑनगोइंग कहते हैं, लेकिन 37 बचे हुए हैं, और ये फेज 1 के। अभी इतना डिस्ट्रेस हो गया है कि इनके तकरीबन आधा बजट और 65 जो भी छोटा मोटा कुछ भी एक्सपोर्ट कर देते हैं वो पूरा डेट सर्विसिंग में चला जाता है। आप लगा लो, आपका पूरा वर्चुअली मोर देन हाफ द बजट इज गोइंग फॉर डेट सर्विसिंग। बाकी फौज तो ले लेता है, छोड़ता है नहीं, तो बचा क्या आपके देश को चलाने के लिए। और 40 से 50% जो डेट सर्विसिंग है वो चीन को जा रहा है।
आईएमएफ का एक क्लॉज है स्ट्रिक्ट जो यूएस चलाता है कि आप आईएमएफ के लोन से चीन का डेट सर्विस नहीं करोगे। तो अब चीन के ऊपर इतना जोर से अटैक आया है बलोच लोगों का, एनटीटीपी का। ये अभी एक ये दो दिन इसका जरा थोड़ा सा समझाएं एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। देयर इज सो हाँ मच ऑफ फॉग अराउंड इट। सर, प्रॉब्लम ये है कि इनके सारे काफी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बलूचिस्तान के अंदर है। ग्वादर है, गोल्ड माइन है, और एक सिल्वर आई थिंक या जिंक का माइन है, वो भी बलूचिस्तान में है। और वो सादा चीन को जाता है, थोड़ा बहुत पैसा पंजाब को जाता है, बलूचिस्तान को पैसा कुछ नहीं मिलता। ये पहले भी करते थे, जो इनका सुई गैस वगैरह पूरा बलूचिस्तान से निकालते थे। बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं जाता था, पूरा पंजाब में जाता था। तो अभी खुंदक आ गई है, लड़ाई होता है। बेला करके जगह है जो वर्चुअली आप कह लो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे है। द मेन रोड ऊपर, एक तो नीचे वाला पैरेलल जाता है कोस्ट से, जो कराची से ग्वादर को जाता है, एक ऊपर से जाता है। ऊपर वाला रास्ता बेला से होके जाता है, वहां पे इनका पोस्ट भी है। बेला 130 तुर्बत ये पूरा इधर से होके हाँ जाता है। सर, ये बेला के एरिया में एक तो उन्होंने वो किया, जैसे शुरू में खालिस्तानियों ने किया था एक दो दफा, जब बस को रोक के हिंदुओं को गोली मारी थी। और वो जेएनके में भी करते थे, हिंदुओं को निकाल के मार देते थे। इनके साथ वही हुआ है। आईडी कार्ड देखे पंजाबियों को खड़ा करके एक तो बस में 23 पंजाबियों को मार दिया, और बस ट्रक वगैरह सब जला दी, रेलवे लाइन को फोड़ दिया। बेला जो जगह है उस पे हमला हुआ है, उनके पोस्ट पे कब्जा किया है 12 घंटे के लिए। 130 लोगों को मारा है वहां पे से पाकिस्तानी जो पैरामिलिट्री मतलब वो उनका वो क्या बोलते हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी है, वो फौज के ही बंदे हैं वहां पे, उनको मारा है। धक्का बहुत जोर से लगा हुआ है और ये लगातार चले जा रहा है, इसलिए चीन के बंदे तो वहां से निकल गए। इन्होंने पैसे दिए थे तो सिक्योरिटी के लिए ये फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी फोर्स पाकिस्तान ने तैयार किया था। पहले तकरीबन 12-15 हजार थे, उसको डबल किया, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा है एंड भाग चुके हैं। ग्वादर में भी पिछले साल आई थिंक अराउंड सितंबर अक्टूबर जो ग्वादर पोर्ट के पास भी हमला हुआ था। तो आज के तारीख में कोई चीन का या किसी का, वैसे ही चीन के ही शिप्स आते थे, कोई मैरीटाइम ट्रैफिक नहीं हो रहा है ग्वादर में, अदर देन कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्वादर का वो भी कभी-कभी वो जो शिप्स आते थे वो उनको दिखाने के लिए भेजा जाता था कि यहाँ कुछ है यहाँ पे। हाँ, वो भी नहीं आते, अब कोई नहीं आता वहां पे, बस बंद पड़ा हुआ है पोर्ट। तो ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है? ये तो चाइना का है इकोनॉमिक कॉरिडोर टू कॉलोनाइज। क्रिस्टीन फेयर कहती है दिस इज द चाइनीज कॉलोनाइजेशन कॉरिडोर टू कॉलोनाइज, इकोनॉमिकली कॉलोनाइज पाकिस्तान फॉर बेनिफिट ऑफ चाइना। और वो गलत नहीं है। सारे उनके जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सनसेट इंडस्ट्रीज मतलब लो टू मीडियम लेवल, जिस उनके खुद के इंडस्ट्रीज हैं जिनको मार्केट नहीं मिलता, क्योंकि फॉरेन के लो के मीडियम इंडस्ट्रीज का मार्केट ज्यादा होता है, वो सारे यहां पे लेके आना चाहता है। दैट इज द बैकग्राउंड टू द एसईजेड्स। दैट इज वन बैकग्राउंड। द सेकंड बैकग्राउंड मेजर है इंडस के अलोंग जो एसईजेड खोल रहा है, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस फूड फॉर चाइना, क्योंकि चाइना इज फूड डिपेंडेंट, he has to import a lot of food, independent नहीं है। The single most important why Gwadar is there, it is for the digital silk route। चाइना ने बनाया हुआ है पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप, पीस नाम बोलता है उसका, इंटरनेट केबल, सबमरीन केबल। ये ग्वादर से निकल के ईस्ट अफ्रीका जा रहा है और वहां से आगे चल के ही वांट्स टू कनेक्ट इट टू यूरोप। अब इस डीएसआर पे इसने पूरे सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर्स और कैमरास पूरा लगवा के दिया है पाकिस्तान आर्मी को, एंड स्पिन ऑफ है आर्मी के लिए फॉर टुवर्ड्स आर एलओसी, वेयर उसने रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज स्पेस वगैरह सब, और ये सर्वेलेंस कैमरास आसपास वो सारे लगा के दिए स्पिन ऑफ के लिए।
और पैसे कितने लूटे हैं पाकिस्तान के एलिट्स ने, ये तो वही बता पाएंगे कितना कितना बनाया है। तो कई लोग कहते हैं ये तो आर्मी और पॉलिटिकल एलिट्स के लिए ही है, वरना आम आदमी के लिए तो कोई जॉब इससे निकला नहीं है। सो सीपेक, क्योंकि इतने सारे अटैक्स हो गए हैं, सीपेक बिल्कुल बंद हो गया। चाइना के खुद के जो बैंक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना टॉप 4 है, मेन 4 बैंक्स थे और एक उसने फंड बनाया था सिल्क रोड फंड। जो 4 मेन बैंक्स जो बीआरआई में थे, जो ये सारा सीपेक करते थे, चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इसके अलावा बैंक ऑफ चाइना भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स देता था इसमें। ये सारे बैंक अभी स्ट्रेस में है। एनपीएस आर रीचिंग क्लोज टू 80%। और एक खबर आई थी नेट के ऊपर, अभी उसका डिटेल्स मिल नहीं रहा है। 20% पे बैंक फेल हो जाता है, ये 80% भी चला रहे हैं सर। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना हैज एक्चुअली अप्लाइड फॉर बैंक्रप्सी। 43 बैंक्स वर कोलैप्सिंग। तो एक लियाओनिंग स्टेट के बैंक को बोला है आप उसको ले लो, उनके खुद के एनपीएस हैं। अब ये 40 बैंक उसने ले लिया है, कैसे सरवाइव करेगा? दे हैव अ मेजर प्रॉब्लम इन हैंड। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, जिसके ऊपर पूरा रियलिटी सेक्टर चलता था, वो तो कोलैप्स के कगार पे है। जब आपके बैंक की कगार पे खड़े हैं, क्या बोलेगा? और सीपेक लेके चला था लो हैंगिंग फ्रूट। दिस वाज सपोज टू बी द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ बीआरआई, और सबको ये दिखाने वाले थे कि सक्सेस क्या है। 2017 में इतने डींगे मारे थे, 7 साल में तो कूंडा हो गया। आई रिमेम्बर 2018 में मैं सिचुआन यूनिवर्सिटी गया था, चांगडू। वहां के तब भी मैंने बात की थी और मैंने बोला था कि आपको पाकिस्तान से कोई रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान आई सेड इज भिखमंगा है, हमारा नेबर है। वो तो लोन ले लेके सरवाइव करता है, ग्रांट एड लोन, अपना कुछ है नहीं। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस वक्त 62 बिलियन तक पहुंच चुका था, रिटर्न आने वाला नहीं है, क्या करोगे आप? So that time they said even if we get 20% we will be happy. Said आप that time itself I told them आप लोग पागल हो। जो कंट्रीज आपने टारगेट किया है बीआरआई के लिए, जहां पे जबरदस्ती आप गए हुए, सर यू टेक पाकिस्तान, यू टेक कंबोडिया, यू टेक लाओस, बांग्लादेश में घुस रहे हो, म्यांमार में घुस रहे हो, नेपाल में घुस रहे हो, ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में घुस रहे हो, सारे एलडीसी में, लो डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इधर पैसे देने की काबिलियत नहीं है, आप मुनीम के इंटरेस्ट रेट में उनको लोन दे रहे हो, पैसे नहीं आएंगे तो क्या करोगे? नहीं वील मैनेज। आज देख रहे हैं क्या मैनेज करने वाले। यहां थप्पड़ पड़ा ही पड़ा, हमारे दूसरे साइड में भी थप्पड़ पड़ गई। 500 कंपनियां थी इनकी वहां पे, सब बंद हो गई। बांग्लादेश में? हाँ सर, बांग्लादेश में। हाँ सर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए था, तब तो उन्होंने काफी बड़ा बोल दिया था, 800 मिलियन। इंडिया में आके एक प्रोजेक्ट लेके गई वो, वहां गए तो उसको तो 100 भी नहीं दे रहे थे, गुस्से से वापस आई। वो बात अलग है कि अपने डेमोक्रेट्स डिडंट वांट हर टू कंटिन्यू देयर, उन्होंने अपना कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली। वो पागल है, पाकिस्तान के पास और कौन है? जिहादी है, वो पहुंच गए वहां पे। अब उनको क्या फर्क पड़ता, वो तो चीन को भी कूटेंगे, मौका मिला है। बाकी जगह तो उइगुर के बारे में कुछ नहीं कर सकते, यहाँ मौका मिलेगा तो चीन को भी कूटेंगे। उनकी तो दुकान बंद हो गई बांग्लादेश में, वो तो गुस्से में चल रहे हैं पाकिस्तान से। अच्छा, उधर डेमोक्रेट्स ने गलती कर दी कि जबरदस्त प्राइमरी गई कूड़ेदाने में, बाइडेन को हटा के कमला हैरिस को खड़ा कर दिया। हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी में होता है कि बंदा सेलेक्ट होता है, इलेक्ट नहीं होता है। वो सेलेक्ट करके उसको खड़ा कर दिया, बाइडेन गुस्सा हो गया, आईएमएफ की लोन पाकिस्तान को मना कर दिया, लोन ही नहीं मिल रहा। हर दूसरे दिन यूनुस भाई साहब को डंडा मारते हैं और माइनॉरिटीज, तो वो रो रहे होते हैं कि हम कुछ करेंगे।
भारत ने जो किया उसका कोई कुछ नहीं बोल रहा। आपने बिजली बंद कर दी, बिजली वहां जाता नहीं है, पूरा गारमेंट इंडस्ट्री आपने अपने पास ले लिया। अब आई थिंक इंडिया को पता था कि क्या हो रहा है, तो बातचीत कर ली थी, क्योंकि जून में ही जब थोड़ा शुरू हुआ था तो पूरे गारमेंट इंडस्ट्री वाले, यूएस और अपने यूरोप वाले, वो देवर ऑलरेडी रोमिंग अराउंड। तमिलनाडु का तो मेरे को पता है 40 से 45% तो पूरा तिरुपुर ले गया। तिरुपुर और कोयम्बतूर की तो चांदी हो गई, अब उनका कोटा पूरा वो ले गए, अब वहां पे हो रहा है। 30% आई एम टोल्ड बिहार को गया है और 20% उड़ीसा को गया। तो कॉटन सब यहीं से वियतनाम को कितना गया? वियतनाम को 5-10% ही गया। वियतनाम इज नॉट, दूर पड़ जाता ना, वियतनाम को नहीं दिया है उतना उन्होंने। अब दैट दे विल अंडरस्टैंड बेटर क्यों नहीं दिया वियतनाम को, बिकॉज देयर गारमेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी गुड, बट दिया नहीं उतना। उसके पास अपना कोटा है। वियतनाम को इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि बांग्लादेश का जितना भी रॉ मटेरियल था वो इंडिया से जाता था, तो इंडिया वुड हैव सेड मैं वियतनाम को क्यों दूं, रॉ मटेरियल मेरा है, मुझे दो। तो दे फेल्ट अ बेटर सेंस, तो यहीं पे हो गया। वियतनाम के पास उतना होगा जितना उसका रॉ मटेरियल केटर कर सकता है। तो बांग्लादेश का पूरा वर्चुअली पूरा का पूरा यहीं आ गया। 10-5% बचे हैं, वो किसी को दे दिया होगा तो दे दिया होगा। बिजली बंद हो गई है, अब बिजली उनके पास है नहीं। जो मेरा दोस्त है एक यहाँ पे, जो उनको मेंटेनेंस करता था, अब तो बंद कर दिया। वो कहता अब तो कहाँ से जाऊंगा मैं। 250 मेगावाट का है, कहता वही एक है जो फुल पावर पे चल रहा है। ईमेल कर चुका है उनको कि यार फुल पावर पे नहीं चलाते हैं बेटा, 70-80% पे चलाते हैं, ये बंद हो जाएगा तो मैं तो नहीं आता और मैं नहीं आ सकता, तो यू कैन फॉरगेट इट। फिर अब बंद हो गया तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू बांग्लादेश। वो घासलेट पे वापस जाएंगे या लकड़ी जलाएंगे। जब तक घासलेट है घासलेट जलेगा, नहीं तो लकड़ी जलेगा। दिस इज द स्टेटस। एंड नाउ यूनुस चैंपियन मस्ट हैव रियलाइज्ड कि व्हाट डिड आई डू। Students are all out on the streets, others are also on the streets, jihadis are also on the streets. He has no control. क्या करेगा बेचारा, किधर जाएगा? चीन 2 जगह तो यहाँ पे हुआ था, आप देख लो, नॉर्थ म्यांमार में भी पिट पुटा के चला गया है उसको। सडनली डू यू हियर एनीथिंग ऑन मणिपुर? 1-2 दफा थोड़ा हुआ, उसके बाद कुछ निकल रहा है खबर? नहीं, सन्नाटा हो गया। तो चीन का जो काबिलियत था आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ करने के लिए, वो कम पड़ा है। अभी ये देखना है हमारे लिए कि बांग्लादेश किस करवट बैठता है, क्या होता। कि पैसे है नहीं उनके पास अभी। इट्स गोइंग द पाकिस्तान वे। पाकिस्तान को तो फिर भी ड्रग्स में से पैसा आ जाता है, बांग्लादेश लेकिन को अब तो ड्रग वाला भी सीन शिफ्ट हो गया ना, अफगानिस्तान में तो रहा नहीं। अफगानिस्तान में नहीं है, उनको चीन ड्रग्स भेज देता है ना सर। उनका जो गोल्डन क्रेसेंट था, म्यांमार बंद हो गया, मगर लाओस, कंबोडिया एंड दैट एरिया अभी भी वहां पे ड्रग्स का काफी चलता है, तो वो थोड़ा बहुत पैसा दे देगा। अफगानिस्तान वाला तो चैप्टर क्लोज ही हो गया, अब तो उनके रिलेशनशिप ही बिल्कुल खराब हो गए हैं अफगानिस्तान से, और उसने 95% तो कॉपीज वगैरह सब बंद कर दिया। यही एक जगह बचा था, मणिपुर में होता था, वो बंद हो गया। उधर नॉर्थ म्यांमार में था, वो अब बंद हो गया। अब बचा उसके पास केवल उसका यूनान में अगर कुछ करता है थोड़ा बहुत, बैलेंस इज कंबोडिया एंड लाओस, वहां से थोड़ा बहुत मनी। और बाकी पैसा जो पाकिस्तान को मिलता है इज द ब्लैक मार्केट ऑफ ऑयल, उसमें से उसको पैसा मिलता है, वही बचा हुआ है उसके पास जिससे वो सरवाइव कर रहा है। अब तो चीन के पास भी पैसा नहीं है। सो दिस इज अ चर्निंग विच इज गोइंग ऑन अराउंड, और ये वैक्यूम हो रहा है विच इज डेंजरस। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो वैक्यूम अब बांग्लादेश में आ रहा है, पॉलिटिकल वैक्यूम, क्योंकि शेख हसीना ऑल्सो हैज रियलाइज कि केवल उसको छोड़ा है, उसके बेटे के अगेंस्ट केस नहीं छोड़ा है। तारिक रहमान स्टिल इन यूके, तो उसके अगेंस्ट जो गन रनिंग का केस है जिसमें उसको लाइफ इन प्रिजन मिला है, वो नहीं हटा है, तो उसका बेटा तो आ नहीं सकता। ये भी बूढ़ी हो रही है, ये कौन सी जवान बैठी है।
as old as Sheikh Hasina, if not older. So what is left of BNP thereafter? So that is where I think we have to be careful. The hardliners who are there, यूनुस कितने देर टिक पाएगा? वो तो ऑलरेडी झगड़ा शुरू हो चुका है। वो तो झगड़े शुरू हो गए, वो तो भाग जाएगा वहां से, उसका क्या लेना? वो तो वैसे नहीं ही तो फिर हमारे जो भाई लोगों ने रिजीम चेंज का इतना जबरदस्त ऑपरेशन कराया, उनके हाथों में क्या लगेगा? सर मेरा दृष्टिकोण है वो ये है कि ये जो उन्होंने बाइडेन के साथ किया, क्लिंटन एंड ओबामास ने, that has I think created a split in the Democratic Party. People have not liked it because it has gone against the constitution. ठीक है, आप बोलते हो कि ये नहीं है मेडिकली, या तो मेडिकल करके हटाते, आपने मेडिकली भी कुछ नहीं बताया, उसको हटवा दिया जबरदस्ती। अब लेके आए कमला को, ओके, तो एक मिनी प्राइमरी करके कर देते ना 2-3 हफ्ते के अंदर, बट उनको क्लियर था मिनी प्राइमरी करेंगे तो इतने बुरी तरह सूतेंगे लोग इसको कि ये तो इसको तो कुछ अपने दोनों कानों के बीच में तो भूसा भरा हुआ है, इसके कुछ नहीं आता है। वर्स देन लेकिन रेटिंग्स तो उसकी अप जा रही है। रेटिंग तो आप मेरे को बोलो, दे दो मेरे हाथ में रेटिंग बनाना, मैं तो कुछ भी रेटिंग बना दूं। These are narrative, these are creating narratives. Why is she hesitant to come on a different channel? Only ABC में मैं डिबेट करूंगी ट्रंप के साथ। But after all, yeah, what people have forgotten is Biden won the primaries. And then you removed him after the first debate. And Kamala has come in without any primary. Kamala is not ready to do the debate. I'm not ready to, only on ABC channel, which is a Democrat channel. और किसी चैनल में मैं आऊंगी नहीं। ट्रंप ने बोला था फॉक्स में आना, तो शी सेड नहीं, केवल फॉक्स नहीं, फॉक्स के बाद एबीसी। ओके, फॉक्स के बाद एबीसी, देन शी सेज ओनली एबीसी। अरे, सो आई थिंक बाइडेन इज ऑल्सो डूइंग हिज वर्क, एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड एक के बाद एक कुछ न कुछ चक्कर हो रहा है। क्योंकि आप देख लो, आईएमएफ ने पाकिस्तान का ट्रांशे बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नहीं मिल रहा। बांग्लादेश का भी कर दिया ब्लॉक, बांग्लादेश का भी बंद कर दिया, बंद हो गया, दूसरे साइड भी बंद हो गया। गारसेटी के अगेंस्ट लीक आ गया, सेक्सुअल दिस थिंग एंड ऑल का लीक आ गया। ठीक है, ये भी वही था। आप देख लो, इनके चहेते कौन थे इंडिया अलायंस में? एक दीदी थी, एक रागा था। दोनों, दीदी टोटल बैकफुट पे जा चुकी है, अभी फंस गई है पूरी बुरी है। अच्छा, रागा के अगेंस्ट भी सिटीजनशिप और फैमिली का लीक आ गया, जो सन्नाटा पड़ा हुआ है वहां से। कांग्रेस पार्टी में जवाब देने में कोई नहीं आ रहा कि भाई ये झूठ है, ये गलत है। हाँ, उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हो। तो डिनाई भी नहीं कैसे करोगे? वो तो प्रूफ लाके डाल देगा, मैरिज सर्टिफिकेट दे देगा, और वो तो पकड़ा भी गया है, उसका तो एविडेंस भी है, पकड़ा भी गया है उसके साथ। कितना, आई थिंक ही वाज कैरिंग, बॉस्टन में पकड़ा गया था ना, ये अटल जी ने छुड़वा दिया था उसको। हाँ, वो तो छुड़वाया था $1,20,000, जबकि पता है कि आप $10,000 कैश से ज्यादा लेके नहीं जा सकते। वो तो टिकट पे भी लिखा होता है, चैंपियन $1,20,000 लेके जा रहे थे। सो देयर इज समथिंग amiss, I think contradictory which is going on, which is what I read, that ये थोड़ा डेमोक्रेट्स का मुश्किल हो रहा है। they are not able to control Biden because Biden also, चलो ठीक है, अभी बूढ़ा हो गया है, but he is a seasoned politician. He's come through the ranks, fought through, and he's been a senator. ये तो सेनेटर भी नहीं रही है कमला हैरिस, तो अब he understand, तो इसके बंदे रहेंगे, हैं वहां पे विद इन दी सिस्टम। इतने नहीं होंगे बट बंदे हैं, तो ही विल यूज देम। सफरर्स कौन है? आम आदमी। और पाकिस्तान तो वैसे ही पिटा हुआ है। अब बांग्लादेश लोग, अब स्टूडेंट्स आ गए स्ट्रीट पे, ठीक है, ओके, यू हैव कम ऑन द स्ट्रीट्स, बट व्हाट इज द एंड स्टेट यू वांट? एंड स्टेट तो पता ही नहीं। अब कह रहे हैं कि नहीं, वी डोंट वांट जस्ट दीज टू, हम पार्टी बनाएंगे। ठीक है बेटा, पार्टी बना लो। गवर्नेंस के बारे में कुछ पता है आपको?
देश चलाना कुछ आता है आपको? आप तो स्टूडेंट हो। So you see what has happened on the side for which we have to be careful. बॉर्डर को सील रखे रखना है अगले 3-4 साल तक। रीजन आई एम सेइंग इज, इस साल नवंबर से लेके 2028 नवंबर तक आपके स्टेट इलेक्शंस एक के बाद एक हो रहे हैं। So the internal dynamics you have to be very careful of. Collapsing countries on the flanks, Maldives भी पीछे टूट रहा है, नेपाल में भी वो तो इट्स रन आउट ऑफ डॉलर्स, खत्म हो गया है सर। वो तो अभी बैन लगाया था, फिर चेंज करके आई थिंक दे हैव केप्ट $100 इज द लिमिट। और इमेजिन अ स्टेटमेंट बाय मुइजू कि मेरा फेडरल बैंक मेरे अगेंस्ट कू कर रहा है। बाय गॉड, बैंक कू कर रहा है। इट इज लाइक यूनुस खान सेइंग, मोहम्मद यूनुस सेइंग कि मेरा ग्रामीण बैंक मेरे अगेंस्ट कू कर रहा है। ये क्लासिक केस है। क्या हुआ है, जब इस तरह से कोलैप्स होने लगते हैं, देन द प्रेशर कम्स ऑन अस कि लोगों की भगदड़ शुरू होगी हमारे साइड। तो मैं तो क्लियर हूं। अभी तो ढाका में वीजा के लिए 1-1, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। तो वीजा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, अपने हिंदुओं को मिलेगा और किसी और मुस्लिम्स को तो मिलने नहीं वाला। एक पाकिस्तान से आई थिंक एक क्रिश्चियन को अभी दिया है गोवा में, ही हैज गॉट हिज सिटीजनशिप एंड बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दीज कंट्रीज। मैंने बोला है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। तो आई एम वेरी क्लियर कि भाई बांग्लादेश को सॉर्ट आउट करना है, अभी नहीं, अराउंड एंड नवंबर दिसंबर वॉक इनटू। अभी तो वहां पे पूरा दलदल है। हाँ, रंगपुर और राजशाही को आप ले लो, बोथ साइड्स आर फ्लैंक्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इट इज सिक्योर। चिटागोंग का जो प्रोविंस है हैज कोमिल्ला, जो हमारे अगरतला के साथ होता है, त्रिपुरा के साथ। देन देयर इज अ वेरी नैरो नेक, फेनी करके वहां गांव है, और वहां से फेनी रिवर आता है। देन इज द होल ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक्स, चिटागोंग एंड कॉक्सेस बाजार। अंदर आओ और फेनी रिवर के साथ काट दो और चिटागोंग को अपने साथ ले लो, आपको नॉर्थ ईस्ट का पोस्ट मिल गया। ऊपर नॉर्थ में आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको प्रोटेक्शन मिल गया। थैंक यू वेरी मच, माय इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड। बाकी तेल लेने जाए, बाकी बांग्लादेश है। हाँ बिल्कुल, और जो एरिया मिला उसमें हिंदुओं को निकाल के बस रह लो। और जितना जितना आपके एनआरसी करते करते जो बांग्लादेशी मिलते हैं उनको वापस वहां भेज दो कि भाई साहब जाओ वो बांग्लादेश। मुझे मेरा देश प्यारा है, मैंने अपने देश को सिक्योर करना है, मैं अपना सिक्योर करके बैठा हूँ, बाकी आप करो जो करना है। Otherwise he will make use of the Chinese and the Islamists and try to create problems in the Siliguri corridor. अच्छा, एक अब थोड़ा सा BSF cordon, if he can break through that BSF cordon. yes, जो हमने शुरू किया था regarding what is exactly happening in Pakistan, तो वे जो एग्जैक्ट जो अटैक हुआ है वहां पर BLA का ही हुआ है उसमें, और उसके पहले TTP ने जो नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में जो कुछ भी किया है, व्हाट इज एग्जैक्टली द ज्योग्राफिकल कैप्चर दैट दीज आउटफिट्स हैव अचीव्ड? सर अभी तो आप देख लो, क्वेटा, ग्वादर, ये अभी आगे आ रहे हैं टू द बॉर्डर विद सिंध। बेला इज राइट ऑन द बॉर्डर विद सिंध। क्वेटा ग्वादर इलाका इज फर्दर टुवर्ड्स द वेस्ट। वहां तक का इलाका ऑलमोस्ट, क्वेटा तो वेरी क्लोज टू द अफगान बॉर्डर। हाँ, वो तो क्वेटा एंड ग्वादर ये इलाका है, इन्होंने पहले ही अपना दबदबा बना लिया था वहां पे। अब ये कमिंग टू द बैलेंस ऑफ बलूचिस्तान, कमिंग टुवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान, टुवर्ड्स सिंध एरिया, कि भाई यहाँ पे भी हम अपना दबदबा लेके बैठ जाएंगे। एम बीइंग कि भाई हम यहाँ पे पाकिस्तान पंजाबियों को यहाँ पे आने नहीं देंगे। दैट इज द बैकग्राउंड जो चुन चुन के वो मार रहे हैं वहां पे।
तो ये जो मारे गए हैं ये फौजी हैं या कि इंटेलिजेंस वाले हैं सिविलियंस कि नहीं, जो बस में मारे थे वो सिविलियंस थे, पंजाबी। देयर आर लॉट ऑफ पंजाबी सिविलियंस वर्किंग देयर, ओके। तो दे किल्ड देम। देखिए बलूचिस्तान की बॉर्डर तो राइट अप टू कराची है। हाँ, वो बेला इज राइट नेक्स्ट टू इट ओनली ना सर। बेला इज क्लोजर टुवर्ड्स कराची ओनली। इट इज द बॉर्डर विद सिंध, क्लोज टू द बॉर्डर विद सिंध। तो वो कराची तक छोड़ रहे हैं कि आप, अब उनको डर ये लगेगा अगर दबदबा इनका बेला तक आ गया तो कराची पे भी हमला कभी भी कर सकते हैं। एक ये ऑनगोइंग टॉक है जिसमें ये कई बार बातें लोग करते हैं कि साहब की टीटीपी वांट्स टू हैव कराची, क्योंकि वहां पर कोई 20-25% आबादी जो है पठानों की हो गई। हाँ, अब वो तो है, बट मेन एम उनका तो है कि भाई केपी हमारे साथ हो जाए। कराची उनको चाहिए क्योंकि उनके बंदे भी हैं, मुहाजिर भी भरे हुए हैं वहां पे, पठान भी हैं। बिकॉज जब ये अफगानिस्तान से निकल के आए हैं, पेशावर, क्वेटा और ये कराची, ग्वादर को नहीं भेजा था क्योंकि ग्वादर में पानी नहीं है। ग्वादर इज वेरी शॉर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो कराची, they have never brought them into पंजाब प्रॉपर। तो अगर वो, उनका भी यही सोच होगा कि भाई अगर आप हमको कराची में रख रहे हो तो हम कराची ले लेते हैं आपसे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी डाइसी फॉर पाकिस्तान, बिकॉज कराची है तो क्या है, पाकिस्तान के पास कोई आउटलेट ही नहीं है। तो एक He और becomes जो बात landlocked. है, अब ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है इनका साउथ वजीरिस्तान का, क्वेटा के ऊपर वाला जो ये आपके चित्राल, खुर्रम एजेंसी जो है, ये बन्नू और इसके पास चित्राल, तो अभी तक ये रिकैप्चर कर नहीं पाया जब इनका जो ना, है वो ना 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 ना, इनका यही है ना सर। देखो, आपने 86 से लोगों को पढ़ाई में, बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया। आपने क्या सिखाया इनको कि भाई शरिया अच्छा है, शरिया इज द बेस्ट लॉ इन द वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो शरिया। तो यही रैंक एंड फाइल में यही बंदे आ रहे हैं, जूनियर लॉट में ऑफिसर भी यही बंदे आ रहे हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं। अब उनको बोलो कि आप टीटीपी से जाके लड़ो, क्योंकि टीटीपी बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में शरिया है। वो लड़ेगा, वो तो घूम के पूछेगा यार गलत तो नहीं बोल रहा, वो तो सही बोल रहा है। हमारे फौज में एक लैटिन वर्ड है जुस एट बेलम, जस्ट कॉज फॉर वॉर। तो अगर वो शरिया मान रहा है कि भाई पाकिस्तान में शरिया होना है, आप बच्चों को सिखा रखे हो कि शरिया होना चाहिए, तो वो क्यों लड़ेगा उसके साथ? वो तो बोलेगा सही बोल रहा है, वो शरिया होना चाहिए। प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान आर्मी के साथ ये है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा उनको क्लियर नहीं है। तो आप चित्राल में जाके किसके साथ लड़ोगे, कैसे रिकैप्चर करोगे? और वैसे भी तेल तो है नहीं आपके पास, पैसे तो है नहीं आपके पास, लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, किस चीज से लड़ोगे आप? बड़ी कठिन समस्या है। बिल्कुल। आप इधर कश्मीर के तरफ भेजना चाहते हो एलईटी को, तो एलईटी को तो आपने वहां भेजना है, और एलईटी तो उनके साथ काम करता है। अब आप आर्मी नहीं भेज सकते तो आपने एलईटी और जैश को भेजना पड़ेगा, वो जाएंगे वहां पे। वो क्यों जाएंगे? हाँ, उनके तो वो बिरादर हैं सारे। बिल्कुल सर, दे ऑल वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लामिक जिहाद काउंसिल। अब ये स्यापा है पाकिस्तान में, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये टूटने के कगार में है, टूट जाएगा। पंजाब थोड़ा बहुत जो सिंध इसके पास बचाएगा वही बचेगा, बाकी सब टूट टाट के अलग हो जाएंगे अपने अपने रास्ते। तो फिर वो जो ऑपरेशन चला था अज़्म इस्तेहकाम, उसका क्या हुआ? बस वो कागजों में चला था, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही उसने क्लैरिफिकेशन दे दी थी, दिस इज नॉट एन ऑपरेशन, न्यू ऑपरेशन, जो ऑनगोइंग है उसी को हम और थोड़ा तेज कर रहे हैं, दैट्स अबाउट ऑल। तो तेज कर रहे हैं मतलब, अगर पहले
सोल्जर 120 के स्टेप पे चल रहा था, अब 140 के स्टेप पे चलेगा। इन्हें सर लड़ने के लिए पैसे होने चाहिए। सारे F-16 तो ग्राउंडेड है इसके, JF-17 सारे ग्राउंडेड। हाँ सारे सारे स्पेयर्स है नहीं, JF-17 ग्राउंडेड है, स्पेयर्स है नहीं। तो JF-17 तो भाई का है, तो भाई ने स्पेयर्स कहाँ दिए? भाई की क्यों नहीं पूरी दे रहा? जोर तो नए नए प्लेटफॉर्म्स बनाने में, सस्टेनेंस के कहाँ है? उसके खुद के जहाज के सस्टेनेंस नहीं है, तो इसको क्या देगा? अच्छा तेल चाहिए उड़ाने के लिए, अगर कुछ बचा कुछ आप कैनिबलाइज करके उड़ाओगे तो तेल चाहिए, तेल कहाँ है? एमिनेशन फैक्ट्री सारे में आपने 155 एमिनेशन बना के कुछ पैसे कमाने के लिए आप यूक्रेन को भेज रहे हो, आपके लिए एमिनेशन कहाँ है? इनके पास 155 है ही नहीं आर्टिलरी। नहीं 155 आर्टिलरी है, बट उसका एमिनेशन पूरा जो फैक्ट्री में, सारे फैक्ट्रीज अब 155 का एमिनेशन बना रहे हैं फॉर यूक्रेन। तो अगर आप वो बना के वहां से पैसा बना रहे हो, तो आपके खुद के हथियार के लिए आप क्या दोगे? समस्या बहुत है। ये कहना बड़ा आसान है। उसके बाद भी SSG कमांडो भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत भेजते हैं, पिटपुटा के आ जाते हैं, बट ठीक है, कर कुरा के भाग के आ जाओ, दैट्स अबाउट ऑल दैट ही कैन डू। स्टेइंग पावर नहीं है ना अब, जो पहले स्टेइंग पावर होता था, अब स्टेइंग पावर खत्म हो रहा है। So that is visible. अगर हम रिकॉल करें जो 1965 में इन्होंने चलाया था, कौन सा पहले था? पहले था वो जिब्राल्टर, और बाद में इन्होंने वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम उसको फॉलो अप किया था। तो जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसमें तो ये महीनों का हिसाब से गए थे, महीनों के हिसाब से। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, स्टेइंग पावर नहीं रहा, स्टेइंग पावर नहीं। अब थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद अभी कोई खबर नहीं है, इक्का दुक्का कहीं होता है, दैट्स अबाउट ऑल। स्टेइंग इन्हें कैपेसिटी होना चाहिए ना सर, स्टेइंग के लिए, कुछ सस्टेनेंस के लिए हथियार एम्यूनिशन चाहिए। हथियार तो अवेलेबल हो जाएगा, एम्यूनिशन नहीं है तो वो तो लाठी है। मुझको कुछ सोर्सेज ने ये बताया, जो मुझे तो थोड़ा एग्जैजरेशन लगता है, आप वेरीफाई करेंगे इसको, कि पूरा जो आपका NWFP यानी कि जिसको ये खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आजकल, और पुराना फाटा, ये सारा का सारा इसको, और बलूचिस्तान में कह रहे साहब कि सिलेक्ट कैंटोनमेंट्स में ही लोग जो हैं वो सेफ हैं, और पेशावर और क्वेटा के बाहर कोई अब मूव करने में भी खतरा है। सर प्रॉब्लम आई बिल्कुल सब्सक्राइब टू दैट। जो इवन ग्वादर इज नॉट सेफ। ग्वादर में भी हमला हो चुका है। अच्छा बेला पोस्ट देख लो, अकेला पोस्ट था वहां पे, तो 130 लोग जितने पोस्ट में थे सबको मार दिए, बॉडी काउंट करके लोगों ने भेजा है 130 130 That was the strength of the post. Complete post has been massacred. And Bela post was in occupation for almost 24 hours. पूरी की पूरी पोस्ट उड़ा दी जाए और 130 लोग मार दिए जाए, मतलब फॉर एन आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी लाइक पाकिस्तानी आर्मी, आई थिंक ऑल सेड एंड डन, हम ये तो मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इज प्रोफेशनल आर्मी है, इट्स अ गुड आर्मी, नॉट अ बैड आर्मी। It is something like, I would say, what our soldiers faced in 62. You will fight till you have the ammunition. After that, उसके बाद क्या करोगे आप? जब एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा आपके हथियार में, उसके बाद क्या करोगे? आप तो मारे जाओगे। These people, the BLA or the TTP, they are not like PLA who will take prisoners. They'll kill you. I'm sure they fought till the last bullet. That's it. Last man, last round, and
chapter over. That is the problem which their senior army officers are not bothered about. इन्होंने सीपैक से सब तरफ से अपने पैसे बना लिए हैं, इनके बच्चे सारे पैसे बाहर हैं, इनके बच्चे सब बाहर हैं, उन देशों में जहां पे इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है उस पे मौज कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ ज्यादा स्यापा होगा फ्लाइट पकड़ेंगे, भाग जाएंगे वहां पे और छोड़ देंगे। तो ये बताएं, जैसे एक जिस तुर्बत जो है ये बिल्कुल एक बहुत ही सेंट्रल एरिया है। आपको अगर पंजाब से जाना है या क्वेटा से जाना है तो यू हैव टू गो वाया तुर्बत। वहाँ पे इनका बड़ा नेवल बेस है और आर्मी का भी बेस है। अब नेवल बेस इन्होंने कोस्ट से इतनी दूर क्यों बनाया है पता नहीं, और उसके ऊपर रिपीटेड अटैक्स हो चुके हैं। तुर्बत के थ्रू ये जाते नहीं है, इतना डर लग जाए इनको क्योंकि हमला हो जाएगा सर। दिस इज द इसीलिए ये जा रहे थे ये इसे कोस्टल एरिया के थ्रू, तो वहां भी अटैक हो गया। The classic case of a three-phase, you can say, guerrilla warfare. We are seeing the second or third phase emerging. First phase is stalemate, second is defensive, and third is offensive. अभी कुछ जगह ये डिफेंसिव में, बाकी जगह ऑफेंसिव आ रहे हैं। सो स्टेज 2 स्टेज 3 हो रहा है अभी इनका। एंड पाकिस्तान आर्मी बिकॉज सिटीज को ये कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी पूरा इलाका इज नॉट इन देयर कंट्रोल। द रीजन आई एम सेइंग कि दे हैव लॉस्ट इट, द मोमेंट बाकी एरिया सिटीज को छोड़ के, बड़े सिटीज को छोड़ के आपके हाथ से चला गया, मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है, एंड यू कैनॉट मूव विदाउट सिक्योरिटी। So till you don't regain control of that hinterland, you cannot regain any control, and that regain control करने के लिए इनको हथियार और पैसे की जरूरत है, वो है नहीं, इट्स कॉस्टली। एक आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं, जो क्लासिक थियरी जो इंसर्जेंसी जो है, कभी इंसर्जेंसी फॉर एन इंसर्जेंसी टू बी सक्सेसफुल क्या क्या चाहिए। तो जो क्लासिक थियरी ऑफ इंसर्जेंसी कहती है कि भाई आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास नेबरिंग कंट्री का सपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, मोबिलाइजेशन होना चाहिए। अब ये 46% इनका ये एरिया है बलूचिस्तान का, और करीब 20% एरिया जो है वो है इनका खैबर पख्तूनख्वा का। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर भी पॉपुलेशन है, वहाँ पर इनकी करीब 12% पॉपुलेशन है। इस एरिया में तो मुश्किल से 4-5% पॉपुलेशन है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पॉपुलेशन वाला, वो कम से कम बलूचिस्तान में तो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद भी ये बलूचिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि क्या व्हाट इज द मिलिट्री ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है। I'll just tell you, when we say population, it is not a percentage of the overall population. Population means the population whoever is residing in that area, चाहे पूरे population का 5% हो या 10% हो, how much percent of the population is with the government and how much percent of the population are with the insurgents. यहाँ पे जो original population है, I'm not talking of the Punjabis and all who have been brought there, are 100% with the BLA. If not 100%, 80% are with the BLA. So that is the water within which these people can hide. It is that insurgent or a terrorist is like a fish in water. Water is the population. Population support है तो he is able to hide. Support नहीं है तो difficult to hide. Like earlier in JNK, it was easier to hide in the 90s. As you came to the 2000s and today, it's becoming difficult to hide. Population, all the population, I'm not saying 100% is with you, but all population is not with you. So you never know who will see you and who will send out the information. यहाँ पे तो आपके पास population ही नहीं है आपके साथ,
As it is, population is less. Now, how do you go out? When I am in a cantonment, I can put my observers in place because या अगर मैं एक शहर में हूं, मुझे पता है कौन कौन से रास्ते बाहर जाते हैं. मुझे कम ही बंदे चाहिए वहां लगा के मुझे मैसेज देने के लिए कि इस रास्ते निकले. अब वो रास्ते ही इतने कम हैं because of the area. I can plan my ambush and stop you and kill you anywhere. How do you manage? I can come in also. जो local population वहां पे, I know these people are with me, I'll come in through that area and I'll hit you in that post. The repeated attacks on Turbat post, both army and navy, indicates that the population support is there. आपको information मिल ही नहीं रहा कि अंदर आए. That is the problem. That is the whole issue of insurgency. If the population is with you, it's very difficult for you to pick it up. आप देख लो, the population of Vietnam, even South Vietnam, because of the dictatorial things that was happening, were with the Viet Cong. क्या इंफॉर्मेशन मिल जाता था अमेरिकन्स को? नहीं मिलता था. बहुत कम इंफॉर्मेशन आता था. You can't win if the population is not with you. And when you go high-handed, जैसे ये जाते थे अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, F-16 के साथ, अने अपने केपी में हमला करने जा रहे हो आप, अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, F-16, इससे आप अपने बंदों से लड़ रहे हो. अब वो लड़ने की क्षमता है नहीं तो आपको और कुछ तो आता नहीं है आपको. You don't know how to fight militancy with small arms, like our army we have been doing. They only know how to fight with अटैक हेलीकॉप्टर्स. अब अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर तो ग्राउंडेड है इनके. I haven't seen their attack helicopters fly in ages. So हमारे यहाँ तो कभी इस तरह का वो यूज किया भी नहीं गया. ये I think early एक बार यूज किया था एयरफोर्स. I think मणिपुर में या मिजोरम में. मिजोरम में किया था. मिजोरम में एक बार लेट 50s early 60s में. इंदिरा गांधी ने यूज किया था. इंदिरा गांधी ने. Otherwise never. बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है. हम तो पूरी वहां पे AKs और RLs और उसी के साथ स्मॉल आर्म्स के साथ ही लड़ते हैं. So that is the issue that they're facing today, that they've lost the countryside of Baluchistan and KP. Once you lose the countryside, you lost the battle. You need money. It costs money. Having been there, having served there. वैसे भी अगर आप एक ऑक्यूपेशन आर्मी बन जाते हैं तो फिर दिक्कत तो आती ही है फिर वहां पे ऑक्यूपाई करने में. You need money. You need to, like, हमारा वो कॉन्सेप्ट होता था ना, मेल्ड फिस्ट इन वेलवेट ग्लव. Iron fist in a velvet glove. That is, a velvet glove was to what we used to call VAM, winning hearts and minds of people. So you do and running a socio-economic programs for these people, the students who have then start working with you. They feel, okay, there is governance there, helping the local government have governance and say, so that they have trust on the governance. Then the hold of the militancy goes. Hold of the militancy just doesn't go by fighting them. That is one place, one thing you do to provide an secure environment. Baki, these are more important. The civic action that you do, that is more important. That is what is going to win the countryside towards you. केवल military action is not going to win the countryside to you. इनको केवल आता है fighting military action. That's what the Americans have been doing, because Americans को civic action से क्या लेना देना, वो उनके बंदे है ही नहीं जहाँ पे ये काउंटर इंसर्जेंसी और कॉइन ऑप्स और एंटी टेरर ऑपरेशन करते हैं. उनको कोई मतलब ही नहीं है. सिविलियंस मरते हैं तो वो तो डिक चेनी is famously laughing and saying collateral damage. You were laughing when he said collateral damage, when he was asked about so many civilian casualties. Collateral damage. Can you afford to have in your country such collateral damage? You can't. You can't win countryside like that. So while we always say, while the military can provide a secure environment,
It is the civic action and the political action which is going to win the people away, wean the people away and get the countryside back. That is what is important, जो ये पाकिस्तानियों को आता नहीं है. अब लड़ लो, कैसे लड़ोगे? अब आपके मिलिट्री एक्शन की आपकी क्षमता खत्म हो गई, थैंक यू वेरी मच हो गया आपका. अभी तो पंजाब हाथ में रहेगा कि नहीं, वो भी बड़े क्वेश्चन मार्क में आ रहा है. टीटीपी तो पंजाब में भी घुसा हुआ है. हाँ, मियाँ वाली पे तो कितनी बार अटैक कर चुके वो. हाँ, टीटीपी तो पंजाब में भी घुसा हुआ है. तो अभी तो पंजाब भी हाथ में रहेगा कि नहीं, इनके ये क्वेश्चन मार्क है. तो और अब पैसे खत्म हो रहे हैं मेरे को. और इसने वैसे भी टीटीपी कह रहा है कि साहब की वो आपके मरगला हिल्स जो है वो इस्लामाबाद के बगल वाला, अरे वो तो हमारा है. हाँ. अभी तो काफी कुछ होगा, अटॉक वटॉक भी मांगेंगे, सारा कुछ मांगेंगे. अभी देखते चलते हैं ऊपर से नीचे कैसे आते हैं, क्या होता है. वो तो इस्लामाबाद तक आए हुए हैं, हो सकता है कल को कहें कि इस्लामाबाद भी हमारा है. इट इज एक्चुअली, ये जो दूसरे देशों को करने गए थे, इनके खुद के देश में हो गया है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि काउंटर कैसे कर. एक तरफ ये है, दूसरे तरफ बांग्लादेश, क्या होगा हशर उसका, किस बांग्लादेश तो अभी देखते हैं. अभी तो पानी में डूबा हुआ है, पानी से जब निकलेगा तब पता चलेगा क्या होगा. पता चलेगा. एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कॉल नाउ. जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा. आई वॉज देयर इन 93, 94 और जो मैं अभी पूछता गया हूँ, कोई बदला नहीं है. फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फूड एवरीथिंग, दे वर डिपेंडेंट ऑन इंडिया. उनके खुद के यहाँ जो उगाते थे, द कॉस्ट, इट वॉज वेरी कॉस्टली. इट वॉज द smuggled Indian food items were cheaper than what they were growing. हर चीज के लिए they were dependent on India. अब तो बीफ बंद हो जाएगा. अब तो बस इलिश ही खाते रहेंगे, राइस एंड इलिश, जो कुछ राइस बचा है इनके पास, और इलिश, हिल्सा फिश, और कुछ तो बचेगा नहीं. बीफ तो बंद हो गया, सब बॉर्डर बंद हो गया. बीफ तो काफी इंडिया से ही जाता था उनके पास. दे सर्वाइव ऑन फिश एंड बीफ. हाँ, तो हमारे यहाँ के भी कई सारे जो स्मगलर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आएगी. बिल्कुल. बॉर्डर सील हो गया तो बीफ बंद हो गया, तो जो स्टॉक्स हैं. अब बिजली नहीं है, वो स्टॉक भी कितने दिन रहेंगे, क्योंकि फ्रीजर तो चलेंगे नहीं. और बाकी थोड़े बहुत जो रहे सहे थे वो इसमें चले गए आपके बाढ़ में. हाँ बिल्कुल, बह गए. अब बाढ़ देखते हैं कब बंद होता है. अभी तो बारिशें, अभी तो सितंबर तक चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा. क्योंकि अभी एक इनका जो ब्रह्मपुत्र है, जो पद्मा बोलते, जमुना बोलते, नहीं, हाँ जमुना बोलते हैं, तो वो उस पे बाढ़ आएगा. अभी आना बाकी है, सितंबर के महीने का बाढ़ बाकी है. अच्छा, अभी तो खाली पद्मा, अभी तो खाली पद्मा में आया गंगा से, और त्रिपुरा से वो जो रिवर था उसमें गोमती रिवर, हाँ, वो त्रिपुरा से जो आया उसमें से आया है. अभी तो मेन तो बाकी है. ब्रह्मपुत्र में 2 दफा आता है. एक बार जून, जो थोड़ा बहुत बारिश होता है, बट मोर बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग स्नोस. एक वो छोटा बाढ़ होता है. बड़ा बाढ़ सितंबर में होता है, बारिश बहुत जोर से होता है. अभी मैं गया था गुवाहाटी, वो बारिश तो शुरू हो गया था, हेवी रेन्स वर ऑन. तो अब वो बाढ़ आएगा, वो एक और बाढ़ आएगा, तो अक्टूबर के बाद पता लगेगा कि ये किस करवट जा रहे हैं, क्या हो रहा है. इलेक्शंस होते हैं, नहीं होते हैं, क्या उसके बाद पता चलेगा. तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जनरल नारायण. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय भारत.